हेलो स्टूडेंट्स, आज आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। मेरा ख्याल में क्लास 10 से मेरी आज ये पहली मुलाकात है। मैट में हम मिल चुके हैं, बट आज एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारी ये पहली मुलाकात है। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? आज के लेक्चर में आपके साथ में मैं दोस्तों एक इकोनॉमिक्स के टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हमने जूम पे तो डिस्कस कर लिया है, बट जूम पे हमने जो डिस्कशन किया है उसमें बोर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आज हम बोर्ड के थ्रू देखेंगे कि और हम उस चीज़ को किस तरीके से इनहैंस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों जो मैंने आपके लिए टॉपिक लिया है क्लास 10 के लिए, तो वो टॉपिक है आपका, आज हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं किससे? डेवलपमेंट से। ये बहुत आपका जनरल चैप्टर है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो मैं आपके सामने अभी मैं इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्वेश्चंस इसके साथ में आ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मल डिस्कशन को। मैं आपको बताता चलूँगा कि इस चैप्टर के कौन कौन से क्या क्या कंसेप्ट हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मल डिस्कशन को अपने। अगर दोस्तों डेवलपमेंट के बारे में बात करें, डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट डू मीन और व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डेवलपमेंट? आप एक शब्द सुन रहे हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मत बोलिएगा, आजकल इसको बोलने लगे हैं क्या? डेवलपमेंट। ठीक है ना, डेवलपमेंट। जो हमारा जो ये वाला जो टंग रहता है, टंग हमारा ऊपर की तरफ जाता है, जो हमारा गम्स होता है उसके ऊपर वाले हिस्से की तरफ क्या होता है? टच करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो साउंड निकल कर आता है क्या? डेवलपमेंट। समझ में आया? तो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, इट इज नॉट डेवलपमेंट, इट इज डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं चीज को। जैसे ही आपने शब्द सुना डेवलपमेंट, आपके दिमाग में क्या आता है? मेरा पहला क्वेश्चन है। तो जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं डेवलपमेंट, हमारे दिमाग में ये आता है तरक्की, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये होता क्या है तरक्की, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी? जो मैंने तीन चीज़ आपके सामने बताई, तीन चीज़ मैंने आपको बताई, तो चलिए हम इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं। जॉट डाउन तो हमने बहुत किया है। तरक्की, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, इनहैंसमेंट, फीजिबिलिटी। इतनी सारी चीज़ें हमने बोर्ड में लिख दी कि ये सारा चीज़ें, इन सबको मिला लो तो आपका क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है। बट दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आई हैं ना, क्या ये वाकई डेवलपमेंट होती हैं? ये डेवलपमेंट का क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स होती हैं। एट्रीब्यूट्स, या जिसको आप सीधी लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्या? क्वालिटीज़। और क्वालिटीज़ नहीं बोलना है तो आप क्या बोल सकते हैं? फीचर्स बोल सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें दोस्तों आपके सामने लिखी हुई हैं, ये सब क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं। व्हाट एग्जैक्टली डेवलपमेंट इज? डेवलपमेंट होता क्या है एग्जैक्टली? इसके बारे में कोई बताएगा? सोचिए थोड़ा सा, क्या हो सकता है भाई? डेवलपमेंट का हम सीधे से एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले सकते हैं? पहले देखिए, पहले जब मोबाइल नया नया आया था इंडिया में, तो वो लोग कीपैड वाला मोबाइल चलाते थे। ठीक है ना, जिसमें पेजर हुआ करता था, सब कुछ हुआ करता था। टाइम प्रोसेस होने लगा, टाइम पास होने लगा, टाइम आगे बढ़ने लगा, तो क्या वो फ्लिप कवर वाले मोबाइल आए। ठीक है, वो भी कीपैड होते थे। एक समय ब्लैकबेरी फ़ोन का खूब वो चला था, खूब एक ट्रेंड चला था। उसके पहले N7 से नोकिया की सीरीज़ चलती थी, N7 N10 ऐसा करके सीरीज़ चलती थी नोकिया की। ठीक है, लेकिन सब कीपैड होते थे। ठीक है, फिर एक और उसके पहले एक और दौर आया कि मल्टीमीडिया सेट चल पड़े, जो बाद में N7 सीरीज़ बने और ब्लैकबेरी वगैरह ये सब बने। तो ये सब मल्टीमीडिया सेट्स बनना चालू हो गए, जिसमें आपको रेडियो भी मिल रहा है, कैमरा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। फिर दौर आया कि पिक्सल के हिसाब से बात करेंगे, सारे कैमरा जितने थे वो सब क्या हो गए? किनारे रख दिए गए। आजकल पहले लोग क्या होते थे, स्पेसिफिकली कैमरा लेके जाते थे। रील हुआ करती थी कोडैक की, अगर आपको टाइम याद है वो, तो लोगों के पास में रील्स हुआ करती थी कोडैक की, जिसको अपने कैमरे में फिट करके क्या करते थे? फोटोज क्या करते थे? स्नैप्स लिया करते थे। बट वो चीज़ को किसने रिप्लेस कर दिया? मोबाइल फोन्स ने रिप्लेस कर दिया। आज का जो दौर चल रहा है, ये किसका दौर चल रहा है? ये चल रहा है टच पैड का। टच बोलते हैं ना, टच स्क्रीन फ़ोन है, टच पैड है, टच ख़राब हो गया। एंड्रॉयड का आजकल क्या चल रहा है? टाइम चल रहा है। ये सब क्या है हमारा? ये डेवलपमेंट है, इन्हांसमेंट है। समझ में आया फंडा? किस तरीके का इन्हांसमेंट है? इन्हांसमेंट इन द प्रोसेस और इन्हांसमेंट इन द फिनोमिना ऑफ
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन्हांसमेंट इन द इनकम लेवल, इन्हांसमेंट इन द एजुकेशन लेवल, इन्हांसमेंट इन द स्किल लेवल, ये सारी चीजें दोस्तों आपकी क्या कहलाती हैं, डेवलपमेंट कहलाता है। समझ में आया फंडा? यही तो है तरक्की, यही तो है ग्रोथ, जिसको हम क्या कर रहे हैं उतनी देर से बात कर रहे हैं, जिसको हम बात कर रहे हैं प्रोस्पेरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम बात कर रहे हैं इनहेंसमेंट के बारे में हम बोल रहे हैं। आप लोग जब छोटे से थे, जब आप लोगों का बर्थ हुआ होगा, तब आप लोग इतने से थे, फिर धीरे धीरे इतने, और फिर बढ़ते 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 आज आप लोग काफ़ी बड़े दिख रहे हैं। ये सब क्या है? डेवलपमेंट है। पहले जब आप बच्चे थे तो आपको पता ही नहीं होता था कि क्या सही है क्या गलत। आज आप बड़ी क्लासेस में पहुंच रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है? नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये क्या है? डेवलपमेंट है। समझ में आया? आपका बॉडी भी डेवलप हो रहा है, आपका माइंड स्किल भी डेवलप हो रहा है, आपका क्या डेवलप हो रहा है? थॉट प्रोसेस भी आपकी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। समझ में आया? यही है डेवलपमेंट। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? ये प्रोसेस है। तो डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो द ओवरऑल एनहांसमेंट, द ओवरऑल पैकेज विच स्टेट्स अबाउट द एनहांसमेंट एज अ होल in terms of country, in terms of people, in terms of economic growth etc, that is what called as development। समझ में आया? चलिए इसको हम जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं तो मैं क्वालिटी की फीचर्स में आपके सामने लिखे रहने देता हूं। डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल एनहांसमेंट, overall enhancement in terms of overall enhancement in terms of education, skill, standard of living, technology, society, exposure, income, average income, health status, life expectancy, etc. is called as development। ठीक है, इज कॉल्ड एज व्हाट दोस्तों? डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट का चूंकि हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में लेके चलता हूं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट स्टिल डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं तो हमारे को मालूम होना चाहिए, वी शुड नो दिस। डेवलपमेंट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दो प्रकार के आपके क्या होते हैं दोस्तों? डेवलपमेंट होते हैं। अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूं तो क्वालिटेटिव का मतलब आप में क्या होता है? मेजर्स विच कैन बी फेल्ट, विच कैन बी फेल्ट। क्वांटिटेटिव मतलब जिनका हम क्या रखते हैं कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया या यूनिट रखते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव कहलाता है। समझ में आया? इसमें आपका क्या आता है? इसमें आपका आता है दोस्तों इनकम, एजुकेशन आ जाती है आपकी, अभी बताऊंगा कैसे आती है आपकी। बार बार हम एजुकेशन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो एजुकेशन नहीं होता है, वो आजकल क्या हो चुका है? एडुकेशन हो चुका है। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव मतलब क्या रहता है? मेडिकल फैसिलिटीज आ जाती हैं जिसमें आपका हेल्थ आता है। ठीक है। इसमें फिर आपका क्या आता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है। हालांकि वो इनकम के ऊपर बेस्ड होता है बट अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में भी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों? आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं किसके? क्वालिटेटिव के और किसके? क्वांटिटेटिव के, डेवलपमेंट के। ठीक है। और अगर आप डेवलपमेंट चाहें तो और भी आप बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि व्हेन एन इंडिविजुअल experiences an enhancement in his or her income which strengthens the standard of living of an individual as a society, that is what called as economic development। कहने का मतलब है मेरा
कि जब आदमी के पास में क्या होता है, पैसे बढ़ जाते हैं। पैसे मतलब इनकम बढ़ गई भाई, हर बार वही काम तो करते नहीं रहेंगे ना, इनकम बढ़ गई। जब इनकम बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसका चॉइस ऑफ प्रेफरेंस भी क्या होती है, बदल जाती है। वो 2 कमरों के घर से 4 कमरों के घर में शिफ्ट हो जाता है, और इनकम बढ़ गई, उसने एक बंगलो खरीद लिया। तो हम क्या बोलते हैं, यही तो हम सारी चीजें बोलते हैं, अरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बहुत अच्छा, उसका घर बड़ा स्पेशियस है। समझ में आया? क्या है, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। अब आप पूछोगे कैसे, वो ऐसे क्वालिटेटिव, बड़ा सा घर दिख रहा है आपको, बड़ा सा स्पेशियस घर है, सब जगह बैठने के लिए, एक कमरे मतलब कमरे में लोग भी दिखाई दे रहे हैं और स्पेस भी दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, यार घर अच्छा है, बड़ा है, तो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, अच्छा है। तो ये आपने क्या किया, क्वालिटी देखा, उसको आपने क्या किया, महसूस किया ना। ठीक है, महसूस करके आपने क्या किया, मेजर किया, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट फीचर है। क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कैसा, इनकम, आपने किसी से पूछा भाई इनकम आपका क्या है, आपकी टेक होम कितनी है, टेक होम सैलरी कितनी है आपकी, वो आपका क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। समझ में आया? तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि नहीं हो जाती चीज़ों के बारे में। ठीक है, आपकी बुक में इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है, आपकी बुक में सीधा सा इतना बोला गया है कि भाई जो डेवलपमेंट होता है वो इनकम के बेस पर होता है, पब्लिक फैसिलिटी, ठीक है, सब मान लेते हैं इस बात को। बट एक और लाइन, बड़ी अच्छी लाइन बोली गई है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम ही एक बेस नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, द फैक्टर्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली दे कांट बी इग्नोर्ड। इसलिए मैंने इन दो टर्म्स को क्या किया है, ऐड ऑन किया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो अगर हम इन दोनों के बीच में दोस्तों बात करते हैं, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, तो दोनों की क्या है, both are equally important. You cannot ignore the monetary value as well as you cannot ignore what, the demonstrative value of a particular thing. इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, लाइक हमारा बोलने के तरीके से, द वे वी स्पीक, द वे वी कंडक्ट आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, दैट आल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट आवरसेल्फ, कि हमारा कैरेक्टर कैसा, पर्सनालिटी कैसे, हमारा पर्सोना कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये क्या होता है, ये आप इसका कोई पैरामीटर नहीं बना सकते, बट ये क्या होता है, ये क्वालिटी होती है। ठीक है, लैंग्वेज से भी आदमी के समझ में आ जाता है कि हमें इस आदमी के साथ में कितनी देर बात करनी, कितनी देर बात नहीं करनी है, कि क्या उसने कोई टैग लगा के रखा है कि नहीं ऐसा से वैसा से तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। ये सारे फीचर्स दोस्तों किस में आते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, जिन चीजों को हम क्या कर पाए, मेजर कर पाए, जैसे आदमी की पढ़ाई लिखाई, आदमी की पढ़ाई लिखाई हम कैसे मेजर कर पाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, फर्स्ट इंप्रेशन, 90% लेके आया, बहुत पढ़ा लिखा है, 2-3 डिग्री करे हुआ है इसने, अरे भाई बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, इस कंपनी में काम करता है, बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, बहुत पढ़ाई करी है। बट ये तो क्वांटिटेटिव फीचर हो गया। क्वालिटेटिव फीचर क्या, जब वो व्यक्ति किसी चीज को कॉम्प्रीहेंड कैसे कर रहा है, दैट इज द थिंग, वो क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव फीचर कहलाता है, कि ये सिर्फ डिग्री का पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज भी क्या है, अच्छी खासी है। समझ में आया? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्वालिटेटिव नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं कभी कभी वाओ फैक्टर क्रिएट हो जाता है, वाह यार क्या स्पीकर है, मजा आ गया इसको तो सुन के, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज क्वालिटेटिव स्पीकर या क्वालिटेटिव फैक्टर। ठीक है, क्वांटिटेटिव भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव भी अपनी जगह क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैंने इन दो टर्म्स को सेपरेटली इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं थे, ताकि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो सके, ब्रॉड हो सके। देखिए, ये टॉपिक्स जो हैं दोस्तों, मैं आपको ये साफ साफ मैं बात बता दूं, आप आगे चल के कोई भी एग्जाम देंगे, उन एग्जाम्स में इन टॉपिक्स को आना ही आना है। ठीक है, तो प्लीज इसको मगअप करने की कोशिश मत करिएगा, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इनका जो रोल है आगे, वो बहुत बड़ा रोल होने वाला है आगे चल के। इसलिए मैं आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि कंसेप्ट आपके दिमाग में क्या हो जाए, फिट हो जाए, क्योंकि अगर एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में हो गया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। एक बार हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। ओवरऑल एनहांसमेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन स्केल, स्केल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, एक्सपोजर, इनकम, एवरेज इनकम, हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटसेट्रा इज कॉल्ड एज व्हाट, डेवलपमेंट। और जब ये सारी की सारी चीजें पैसों के उसमें ले ली जाती है, तो ये क्या कहला जाता है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहला जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इन बातों को। अब अगर हम इन बातों के बारे में बात करें, तो किसी भी जगह की जो डेवलपमेंट देखी जाती है या जो ग्रोथ देखी जाती है, वो किस बेसिस पे देखी जाती है?
मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, किसी भी जगह की जो ग्रोथ देखी जाती है वो किस बेसिस पर देखी जाती है? वो देखी जाती है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का लैंग्वेज कैसा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी कैसी क्या हुई है, ये सारी चीज़ें। तो उसका मीनिंग क्या रहता है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रहता है। दैट इज डेवलपमेंट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एज वेल एज ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ये चीज़ें बार बार आपके सामने क्या होंगी? रिपीट होती चलेंगी, रिपीट होती चलेंगी। देखिए, जिनको आप किसी यूनिट में मेजर कर पाए ना, वो सीधी सी चीज़ क्या होती है? आपकी क्वांटिटेटिव होती है। जिनको आप एक यूनिट में मेजर कर पा रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव कहलाता है। और जिनको आप सिर्फ और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट फीचर के तौर पर क्या कर पा रहे हैं? महसूस कर पा रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव फीचर क्या कहलाता है, जो कि किसी डिनोमिनेशन में तो नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, बट जिसको फील करके हम किसी के बारे में क्या कर सकते हैं? अपनी एक प्रोसेस बना सकते हैं, हम अपनी एक क्या बना सकते हैं? व्यू पॉइंट बना सकते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव फीचर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कहने की बात नहीं है, कोई व्यक्ति आपके सामने BMW से आ रहा है या कोई व्यक्ति आपके सामने ऑडी से आ रहा है, ऑब्वियस है वो क्वालिटेटिव फीचर है उसका, तो हमारे दिमाग में उसका पहला इंप्रेशन क्या बनेगा? हाई इनकम इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? ये प्रोसेस है, ठीक है। अब यहां पर एक और टर्म मैं यहां पे जो लिखा हुआ है, एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब है कि आपके यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स कितना डेवलप्ड है, इसके बारे में मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, प्लीज इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, इसको मैं रब कर देता हूं, आप चाहें तो आप नोट डाउन कर भी सकते हैं, पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं चीजों को। डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया। डेवलपमेंट का हम एक पॉइंट उठाते हैं क्वांटिटेटिव फीचर वाला, फिर हम क्वालिटेटिव फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। क्वांटिटेटिव फीचर में अगर हम एक पॉइंट के ऊपर बात करें तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई आजकल के टाइम में, क्योंकि इनकम क्या होती है? एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड सेट होता है जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हैं? डिस्क्राइब कर पाते हैं। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब होता है अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल, अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड एज इनकम। अब इंडिविजुअल किसका पार्ट है? सोसाइटी का पार्ट है, तो अर्निंग एज अ पर्टिकुलर और सोसाइटी एज अ होल, ये भी क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है, ठीक है। यानी हम सब किसके पार्ट है? सोसाइटी के पार्ट है। हम सब किसके उसमें रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं। तो अगर हम अपनी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम अपनी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, और अगर हम एज अ सोसाइटी की बात करें तो हम सब मिलके क्या कर रहे हैं? समझ में आया? प्रोसेस क्लियर हुआ? तो ये भी क्या कहलाता है? आपका इनकम का ही एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, इनकम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कुछ आपके क्या होते हैं? हाई नेटवर्थ होता है, कुछ आपका मीडियम होता है, तो कुछ आपका लो इनकम होता है। अच्छा, लो इनकम कौन होते हैं? इसका तो सीधा सा एग्जांपल हमारे सामने आ जाता है। लो इनकम मतलब क्या रहता है? लेबर्स, डेली वेज अर्नर्स या डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, ये क्या रहते हैं? लो इनकम रहते हैं। हाई नेटवर्थ कौन रहता है? प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो रहते हैं, ये सब आपके क्या रहते हैं? हाई नेटवर्थ रहते हैं। मीडियम आपके कौन होते हैं? पीपल लाइक यू एंड मी, ठीक है ना, जिनका क्या होता है? एक सर्विस होती है, वो क्या कहलाते हैं? मीडियम में कहलाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो पैसा सभी के पास में है, ठीक है। इसको भी हम रब कर देते हैं इधर पे ताकि जिससे हौच पौच ना हो। चलिए, इसको भी हमने मिटा दिया। चलिए आगे बढ़ाते हैं चीज को। इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इनकम के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ क्या है? प्रॉपर तरीके से क्लियर है कि इनकम को मैंने किस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया? इनकम को मैंने 3 बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। कितना? हाई, मीडियम, हाई
मीडियम, लो। ठीक है, अब अगर हाई के बारे में बात करें तो उसमें जैसे हमने देखा है कौन आते हैं, प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, बिजनेसमैन आ जाता है। मीडियम में कौन आता है, सर्विस क्लास लोग, पीपल लाइक यू एंड मी, हम सब लोग सर्विस क्लास में आते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है, एक निश्चित एक बजट होता है। हमारी सारी कहानी किसके ऊपर शुरू होती है, बजट के ऊपर शुरू होती है, और किसके ऊपर खत्म हो जाती है, बजट के ऊपर खत्म हो जाती है। मोबाइल खरीदना है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, बजट कितना है। गाड़ी खरीदनी है, पहला क्वेश्चन क्या आता है, बजट कितना है। घर खरीदना है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बजट कितना है। समझ में आया। तो हम सब लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम सब लोग क्या सुनते हुए बड़े हुए हैं, बजट 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 बजट। ठीक है, तो ये सारी चीजें, लेकिन इनकम तो है कि नहीं है। लो इनकम के बारे में बात करें, लो इनकम ग्रुप के बारे में बात करें, तो वो आपका कौन कहलाता है, डेली वेज वर्कर्स कहलाते हैं। डेली वेज वर्कर्स आपके क्या कहलाते हैं, लो इनकम ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या पूछने का मेरा मीनिंग है आपसे, हाई इनकम वालों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लो वालों को भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लो इनकम को भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनकी वो कैपेबिलिटी होती ही नहीं है कि वो उस लेवल तक पहुंच जाएं। और अगर कुछ प्रॉब्लम उनको होती है तो गवर्नमेंट उनका क्या रखती है, अनेक प्रकार की जो गवर्नमेंट की क्या चलते हैं, स्कीम्स चलती हैं, उसके थ्रू उनको क्या मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। प्रॉब्लम में कौन आता है, द मीडियम, द मिडिल क्लास, पीपल लाइक यू एंड मी, द मैंगो पीपल, आम आदमी, आपके और हमारे जैसे लोग किस में आते हैं, तकलीफ में आते हैं। क्योंकि हमारी इनकम क्या रहती है, लिमिटेड इनकम रहती है, उसी में से हमें टैक्स भी देना पड़ता है, उसी में से हमें सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो प्रॉब्लम किधर पर आती है, मीडियम किधर पर आती है। तो क्या हम सब लोग अंडर डेवलप्ड हो गए, क्या मीनिंग ये, क्या हम सब लोग अंडर डेवलप्ड हो गए। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आता है कि यहां मैं लिख देता हूं, इनकम कांट बी द सोल क्राइटेरिया, यानी ग्रोथ या डेवलपमेंट या तरक्की का एकमात्र क्राइटेरिया इनकम नहीं हो सकता। इनकम कांट बी द सोल क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। प्लीज इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इनकम कांट बी द सोल क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, प्लीज इसके ऊपर ध्यान देंगे। वाई इनकम कांट बी द सोल क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट, सिंपल से एक बात समझिएगा, मेरे पास में बहुत पैसा है, मतलब एक अगर हम एग्जांपल लें, बड़ी पैसा है लोगों के पास में, XYZ इंडिविजुअल के पास में बहुत पैसा है, बट इंडिविजुअल ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पर हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं है। क्या कर लूंगा इस पैसे का, या क्या कर लेगा कोई उस पैसे का, अगर उस जगह पर क्या नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, उस जगह पर पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, अगर उसको एक बेसिक काम करते नहीं बनता तो क्या कर लेगा वो पैसे से। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ। तो इसीलिए इनकम को ही हम सब बेस मान लें कि इनकम के बेस पे ही सब चलता है, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। चलता है बट लेकिन पूरा चीज उसी के ऊपर टिका हुआ, बिल्कुल भी नहीं टिका हुआ है। तो इनकम के साथ साथ और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर हमें क्या करना है, बात करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज का हम एग्जाम्पल लेते हैं। रूरल एरियाज में हिंदी में एक टर्म बोला जाता है जमींदार या मालगुजार। ठीक है ना, जमींदार या एक मालगुजार, इनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं होती है, खूब पैसा रहता है, एफ्लुएंट कैरेक्टर्स रहते हैं ये सब, सफिशिएंट मनी, मतलब मोर देन इनफ पैसा है इनके पास में। बट क्या रूरल एरियाज में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती है, क्या रूरल एरियाज में पब्लिक फैसिलिटी अच्छी होती है, पब्लिक फैसिलिटी लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया और भी सारी चीज़ें हो गई। इनको कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है तो इनको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है, जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पर जाना पड़ता है ना। समझ में आया। तो फिर क्या मतलब हुआ, तो कहने का मीनिंग मेरा ये है, इज मनी द सोल क्राइटेरिया, और इज मनी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इज each and everything is dependent on income? No, it is not. Apart from income, there are fair amount of parameters which plays a very crucial role in the growth of an individual or in the development of an individual or society as a whole. प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमने एक मोटी बात सीखी कि इनकम कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। अब हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो इनकम के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताना ज़रूरी हो जाता है। ये मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ इसको, फिर मैं आपको आगे और बताता हूँ। इनकम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आपको एवरेज इनकम के बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है, पर कैपिटा इनकम के बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है, फिर मेजर्स बताने ज़रूरी हो जाते हैं। चलिए अब हमारी अगली टॉपिक है
वो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये मैं नीचे वाला पॉइंट नहीं मिटा रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनकम कांट बी द सोल क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट, इसको मैं यहीं लिखे रहने दूंगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इनकम के बारे में, तो इनकम को दोस्तों एक तरीका होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। वो तरीका आपका क्या कहलाता है, पर कैपिटा इनकम कहलाता है। पर कैपिटा इनकम, जिसको हिंदी में बोला जाता है, अगर हमारे साथ में कोई हिंदी वाले जुड़े हैं तो उनके लिए भी मैं लिख देता हूं, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम। अब ये होता क्या है पर कैपिटा इनकम? कैपिटा इनकम तो चलिए समझ में आ गया, आपकी अर्निंग्स कितनी है। कैपिटा मतलब क्या हो गया, कमाई जिसको हम बोलते हैं। पर मतलब क्या हो गया, पर इंडिविजुअल। पर इंडिविजुअल यानी अगर हम हर एक व्यक्ति की बात करें, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम आपका क्या होता है, द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, द इनकम ऑफ पर इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री एज अ होल। इनकम ऑफ पर इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री एज अ होल is called as what, per capita income, जिसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, इंडिविजुअल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इंडिविजुअल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये आपका दोस्तों क्या हो जाता है, पर कैपिटा इनकम हो जाता है। ये इसका एक फॉर्मूला है, प्लीज आप याद रखिएगा। इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड एज व्हाट, आपका पर कैपिटा इनकम। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो पर कैपिटा इनकम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कंट्रीज की जो ग्रोथ देखी जाती है, प्राइमा फेसी जो ग्रोथ देखी जाती है, वो किसके बेसिस पे देखी जाती है, आपके पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे देखी जाती है। तो ठीक है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। पर कैपिटा इनकम होता क्या है, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है कि प्रति व्यक्ति आय, यानी वहां पर एक इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक बेसिक इनकम कितनी है। इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है पर कैपिटा इनकम को। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी बोला जाता है। प्लीज इस बात को याद में रखिएगा आपने कि इनकम या पर कैपिटा इनकम को क्या बोला जाता है, एवरेज इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। अब अगर हम इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं, तो अब हम इस डिस्कशन को प्रोसीड फर्दर करें अगर, तो हमें एक और बात आ जाती है दिमाग में कि एक होता है हाई पर कैपिटा इनकम कंट्री और एक होता है लो पर कैपिटा इनकम कंट्री। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। ये मैं मिटा दे रहा हूं इनकम वाला, लो हाई मिडिल, क्योंकि अब हम उस टॉपिक के आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं चीजों को। अब इसके बारे में हम बात करें तो इनकम जो आपकी रहती है वो आपकी क्या होती है, दो बेसिस पर आपकी देखी जा सकती है, एक इनकम या पर कैपिटा। इसके बारे में हम बात करें तो ये कहां तक ली जा सकती है, दो बेसिस पर जाती है। एक होती है हाई पर कैपिटा और एक होती है आपकी क्या, लो पर कैपिटा। हाई पर कैपिटा और लो पर कैपिटा, ये दो क्राइटेरिया होते हैं आपके किसके, पर कैपिटा इनकम के। अगर हम हाई पर कैपिटा के बारे में बात करें तो क्या फॉर्मूला बनाया गया इसके लिए, 1256 यूएस डॉलर पर एनम। अगर ये किसी जगह किसी कंट्री की ये है पर कैपिटा इनकम, तो वो किस में आएगा, हाई पर कैपिटा पे आएगा। और किसी कंट्री की कितनी है इनकम, अगर यूएस डॉलर 955 पर एनम। पर एनम चाहो तो आप हटा भी सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, इसको आप रब कर दीजिए ताकि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए और अच्छी हो जाए। अगर किसी की इतनी पर कैपिटा इनकम है तो वो क्या कहलाता है, लो पर कैपिटा, और इसका है तो ये क्या कहलाता है, हाई पर कैपिटा। अच्छा, कौन सी कंट्री हाई पर कैपिटा में आती है, कौन सी कंट्री लो पर कैपिटा में आती है, तो आपको जान के बड़ी तकलीफ होगी कि इंडिया जहां पर हम रहते हैं वो लो पर कैपिटा में आता है, और हाई पर कैपिटा में कौन आता है, आपके आते हैं कौन से, यूएसए, इंग्लैंड हो गया, हालांकि अब तो उसकी भी थोड़ी सी हालत खराब हो गई है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, अगर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज आ गई,
तो ये चीजें रहती हैं। और इसमें कौन आता है, एशिया की सब कॉन्टिनेंट की जो कंट्री रहती है, लाइक इंडिया हो गया, इंडिया के बाद आपका क्या हो गया दोस्तों, पाकिस्तान हो जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। और भी बहुत सारी जो चीजें इसमें होती हैं, और अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर हम आगे बढ़ाएं इन बातों को, तो हमें ये चीजें साफ साफ समझ में आ जाती है कि एशियन जो लो पर कैपिटा इनकम में जो कंट्रीज आती हैं, उसमें अधिकतर कौन सी होती हैं, एशिया और अफ्रीका की कंट्री होती हैं। आप लोगों ने नाइजीरिया का नाम सुना होगा, आप लोगों ने और भी बहुत सारी कंट्री का नाम सुना होगा अफ्रीका की, जहां पर लिविंग कंडीशंस बहुत गड़बड़ रहते हैं। कीनिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे लिविंग कंडीशंस क्या है, काफी गड़बड़ है। तो अधिकतर एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज होती हैं वो किस में आती हैं, लो पर कैपिटा में आती हैं। बट थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट यहां पर यह भी है कि जो श्रीलंका और बांग्लादेश हैं उनकी ग्रोथ हमसे ज्यादा है। ये बड़ी तकलीफ दे रही है चीज सॉरी, जो श्रीलंका और बांग्लादेश हैं इनकी ग्रोथ हमसे ज्यादा हो रही है, ये चीज बड़ी तकलीफ दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इंडिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है क्या, पॉपुलेशन। अब आप बोलेंगे सर पॉपुलेशन तो चाइना में भी ज्यादा है, चाइना भी तो इंडिया में, चाइना भी तो एशिया में आता है, ये कैसी बात आप बोल रहे हैं। बट चाइना की पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं कि जो क्या करता है, वहां पर ग्रोथ प्रोसेस काफी ज्यादा रहती है। अब क्या करता है, क्यों करता है, वो हमारे डिस्कशन का परव्यू नहीं है। हम बात करेंगे किसके ऊपर, हाई कैपिटा और लो पर कैपिटा के ऊपर बात करना है, ठीक है। इंडिया में पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर उस पॉपुलेशन को खिलाना पिलाना, फीड भी करना पड़ता है। तो फीड करना पड़ता है, तो ये किसका काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। समझ में आया? जो कि गवर्नमेंट को क्या करता है, काफी तकलीफ भी पहुंचाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना क्या होता है कि एक्सपेंडिचर होता है, जिसको आप आगे चलकर पढ़ेंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन जब अगर आप गहराई में पढ़ते हैं, उस चीजों को डीप में पढ़ते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है ना, या हमारी गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है, वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, हर कोई मतलब बहुत इजीली इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए इंडिया में ये प्रॉब्लम है, क्रोनिक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी बन रहा है, जो कि अभी मैं आपको इस लेक्चर के एंडिंग में मैं क्या करूंगा, बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा इनकम और पर कैपिटा के ऊपर हमने क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया, उसके वेरियस टाइप्स देख लिए, बहुत कुछ हमने बात कर ली। अच्छा, बांग्लादेश और श्रीलंका या और दूसरी कंट्रीज जो कि इंडिया के सराउंडिंग्स में है, इनको क्या बोला जाता है, इंडिया को डेवलपिंग भी बोला जाता है। समझ में आया? तो अगर आप लो पर कैपिटा को अगर आप डेवलपिंग भी बोले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके नंबर उसमें नहीं कटेंगे, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं चीज को। हमने इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब इनको मैं रब करता हूं और आपके सामने एक और मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता हूं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स, जिसमें हम हेल्थ के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। मतलब क्वालिटेटिव फैक्टर्स में पूरा मैं सब कुछ ले लेता हूं, ठीक है। चलिए अब जो दोस्तों हमारी अगली टॉपिक जो है, जो हमारा अगला टॉपिक है, वो क्या है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, पूरा चैप्टर ही मतलब आपका इसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अगर हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बारे में बात करें, तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें आपके हेल्थ के बारे में भी बात करी जाती है, हेल्थ सेक्टर। फिर इसके बारे में बात करी जाती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन के बारे में भी आपसे बात करी जाती है। एजुकेशन के साथ इसमें और क्या क्या बात करी जाती है, पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में आपसे बात करी जाती है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में भी आपसे बात करी जाती है। सब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। अगर चलिए, जिसमें से क्या होता है, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटी, ये जो चार
चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। यानी किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कहने में या डेवलप्ड कहने में इन 4 पॉइंट्स का या इन 4 सब टॉपिक्स का क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, आजकल आप लोगों ने सुना होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो क्या हो गया, काफ़ी हाई हो गया है। देखिए लोग तो 100-100 साल तक जीते हैं, एक्सेप्शंस तो सभी में होता है, एक्सेप्शंस आर देयर, we cannot ignore exceptions, but the basic criteria is the average lifespan of an individual. If I talk about the average lifespan of an individual, तो पहले वो चीज़ क्या हुआ करती थी, पहले वो 55-60 तक हुआ करती थी, ठीक है ना। बट जैसे जैसे क्या होने लगा, मेडिकल एडवांसमेंट होने लगा और सारी चीज़ें होने लगी, तो आजकल का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ चुका है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आजकल कितनी चली गई है, 70 to 75 ईयर्स। तो अगर हम इसको इस तरीके से बोले कि डेथ रेट जो है वो कम हो गया है, और जो बर्थ रेट है या सर्वाइवल रेट है, सर्वाइवल रेट मैं बोलूं, बर्थ रेट ना बोलूं मैं, सर्वाइवल रेट है, सर्वाइवल रेट है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, तो देयर वोंट बी एनी सरप्राइजेस, यानी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं इस चीज को ऐसे मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि देयर इज एनहांसमेंट और देयर इज ट्रिमेंडस ग्रोथ, और नॉट ओनली ग्रोथ, देयर इज अ रेवोल्यूशन इन व्हाट, हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में बहुत रेवोल्यूशन आ गए हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा आजकल मेडिकल साइंस बहुत बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है, बहुत सारी चीजें आजकल क्या हो गई, इंट्रोड्यूस हो गई, जो कि आज से 100 साल पहले या आज से 50 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। दैट इज, इट हैज ब्रॉट रेवोल्यूशन। तो इसलिए क्या हो गया, डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। आजकल बीमारियों के इतने इलाज निकल कर आ गए हैं कि क्या हो सकता है, आदमी कोई जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका क्या हो गया, हेल्थ सेक्टर क्या हो गया, इनहैंस हो गया है। चलिए ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है। अगर हम बेसिक बात लें, हेल्थ सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हम अपनी लोकेलिटी में रहते हैं, हमारा बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा हमने बंगला बना लिया या बहुत अच्छा अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास में हॉस्पिटल नहीं है तो क्या हम डेवलप सोसाइटी में रह रहे हैं? हम बिल्कुल भी डेवलप सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं। आसपास का मतलब है 2 से 3 किलोमीटर के अंदर अंदर, 5 से 10 किलोमीटर के अंदर तो हॉस्पिटल मिल ही जाएगा। आप पास में मतलब है 2 से 3 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि तकलीफ कभी भी बताकर नहीं आती है, तबीयत कभी भी बताकर खराब नहीं होती है। समझ में आया? और अगर ऐसी सिचुएशन में आपको अगर कहीं पर हॉस्पिटल नहीं दिख रहा है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दिख रही है, आप उस घर का क्या कर लेंगे? समझ में आया फंडा? तो हेल्थ सेक्टर क्या है, इस तरीके से इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है, ये प्रोसेस है। तो इसलिए हेल्थ सेक्टर का मजबूत होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज हम लॉकडाउन के फेज में रह रहे हैं, कोरोना के कारण हम सब लोग हार्डली अफेक्टेड हुए हैं, हमारे ऊपर बहुत खतरनाक इंपैक्ट पड़ा है पूरे कंट्री के ऊपर। अगर हमारा हेल्थ सिस्टम कमज़ोर होता या अगर हमारी पॉलिसीज़ ठीक नहीं होती तो आज हमारे यहाँ भी वही तकलीफ हो जाती जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रही है। कम हो रही है, अब पकड़ में आ गया है तो उसको वो कम कर रहे हैं, बट कितना मेहम हो गया उधर पे, कितना मतलब डिजास्ट्रस सिचुएशन बन गई। अगर हमारे यहाँ की हेल्थ पॉलिसीज ऐसी नहीं होती तो हमारे यहाँ भी अब तक तो लाइन लग चुकी होती लोगों की, ठीक है ना। तो हेल्थ सेक्टर क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको? आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हेल्थ सेक्टर से ही जुड़ी हुई एक चीज आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन होती क्या है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिनेशन की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लीज आप ये समझिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है ऑल दोज फैसिलिटीज which helps in smooth conduct of economic activities. Smooth conduct of economic activities. It's called as what? Infrastructure. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप चाहो तो आप दो टाइप में आप ले सकते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक फैसिलिटी हो गई, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो ये सब किस में आता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। अब अगर आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, अब आप पूछोगे सर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक आध एग्जाम्पल तो दीजिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का दोस्तों एग्जाम्पल हम सीधे से क्या ले सकते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या, रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, कम्युनिटी हॉल्स हो गए,
कम्युनिटी हॉल्स हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, अम्यूजमेंट पार्क हो गया, एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल हैं दोस्तों किसके, आपके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। हम सड़कों पे गाड़ी चलाते हैं, सड़कों पर अगर हमें पॉट होल ज्यादा दिखाई दे, जिसको बोला जाता है गड्ढे, ठीक है ना, गड्ढे अगर हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो हमें लगता है, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यार इस जगह पे सड़क कहाँ है, सड़क दिखे तो गाड़ी चलाए ना, गड्ढों के ऊपर गाड़ी चला के आना पड़ता है तो हमारा अच्छा मसाज हो जाता है। बोलते कि नहीं बोलते हैं मजाक में इस तरीके से। तो एक्चुअली वो हम क्या बोल रहे होते हैं, वो हम टॉन्ट मार रहे होते हैं, किसको, वहां की लोकल गवर्नमेंट को या उधर की स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में आया फंडा। तो ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हैं, रोड्स, ब्रिजेस, ये सारी चीजें। तो कोई भी कंट्री जो इंडिया में, या कोई भी कंपनी जो इंडिया में आती है, जो स्टेट में आती है, वो क्या देखती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, ठीक है ना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो सर्वाइवल क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया। प्लीज इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा। तो ये सब होता है कि आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, रोड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गांव को किससे जोड़ती हैं, शहर से जोड़ती हैं, और डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छे बड़े डिस्ट्रिक्ट के साथ में जोड़ती हैं। अगर रोड्स अच्छी ना नहीं होंगी तो हम सबका जो कन्वेंस है वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा पूरे तरीके से। समझ में आया। फिर हम सबके सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चंस उठने लगेगा, क्योंकि ये सब जो वेजिटेबल्स और भी फल फ्रूट वगैरह ये सब जो आते हैं, सब किसके थ्रू आते हैं, रोड्स के थ्रू आते हैं। ब्रिजेस, अगर ब्रिजेस नहीं होंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से क्या कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम कम्युनिटी हॉल्स की बात करें, कम्युनिटी हॉल्स मतलब वो प्लेसेस जहां पर हम क्या करते हैं, फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अगर ये सब ना होंगे तो कितना एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। समझ में आया, कितनी गंदगी फैलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर ना हो तो भाई जिसके पास में गाड़ी नहीं है, जिसके पास में अपना सेल्फ ओन्ड व्हीकल नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा, क्या वो पैदल ही पैदल चलता रहेगा, क्या उसकी गलती है क्या कि अगर उसके पास में गाड़ी नहीं है तो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अम्यूजमेंट पार्क एक्सेट्रा। अभी चूंकि हम सब घर में तो नहीं बैठे रह सकते, हम सबको कभी ना कभी तो लगता है ना, चलो यार कहीं घूम के आए, कहीं अच्छे से थोड़ा सा अपना एटमॉस्फेयर चेंज करें। तो हम सब कहाँ जाते हैं, पार्क वगैरह में जाते कि नहीं जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते कि नहीं जाते हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें ना हो तो हम सबकी लाइफ क्या हो जाए, हम सबकी लाइफ बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाए। ये सारी प्रोसेस है क्या, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। जैसे हम बाहर जब जाते हैं, इंदौर का कल्चर अलग है, भोपाल का कल्चर अलग है, वहाँ जाओ तो वहाँ एकदम अलग दिखता है। अगर हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ की लाइफस्टाइल क्या है, एकदम अलग दिखती है, ठीक है ना। क्यों है, ये सब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ, ये प्रोसेस है। तो अगर मैं दोस्तों पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो ये सब उसमें क्या आ जाता है, पब्लिक फैसिलिटी भी आ जाती है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक फैसिलिटी, इट मीन्स व्हाट, सेम, ठीक है। इनका अपने आप में क्या रहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एजुकेशन की। एजुकेशन, शिक्षा जिसको बोला जाता है। देखिए हर एक चीज को हम किनारे कर सकते हैं, हर एक चीज को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट इग्नोर एजुकेशन। why we cannot ignore education, because education is the base of creating or constructing good human resource। प्लीज चलिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपके साथ में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, अगर हम इस चीज को पढ़ें, एजुकेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, लिटरेसी, लिटरेसी स्किल, ये दो कंपोनेंट होते हैं आपके किसके, एजुकेशन के। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर दी टू कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन और व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन के दोस्तों दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है क्या, लिटरेसी, और एक होता है क्या, स्किल। इफ आई टॉक अबाउट लिटरेसी, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज कॉल्ड एज व्हाट, लिटरेसी। एंड स्किल इज व्हाट, स्किल इज समथिंग दैट इज व्हिच यू पॉलिश by the virtue of time. The special feature of an individual is called as his or her skill। ठीक है, तो प्लीज मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लें। लिटरेसी मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू
रीड एंड राइट। आजकल इसमें एक और टर्म जुड़ गया तो इसलिए मैं एंड को हटा देता हूं, एंड कॉम्प्रीहेंड। आजकल एक और टर्म जुड़ गया, मॉडर्न डेफिनेशन हो गई है। एबिलिटी टू रीड राइट एंड कॉम्प्रीहेंड इज कॉल्ड एज व्हाट? लिटरेसी। और स्किल का मतलब क्या होता है? स्पेशल फीचर, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हैं या हम सब लोग क्या बोलते हैं? गॉड गिफ्ट बोलते हैं। तो एडुकेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या तैयार करता है? इट क्रिएट्स अ बेस ऑफ गुड ह्यूमन रिसोर्स। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। इट क्रिएट्स अ बेस फॉर गुड ह्यूमन रिसोर्स। क्यों भाई? अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, शिक्षित मैं बोलता हूं, पढ़ा लिखा तो आजकल सब होते हैं, अगर उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, अगर वो चीज़ों को परसीव नहीं कर पाए कि क्या सही है क्या बुरा है, तो वो किस तरीके का अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है? आप लोग भी जैसे बच्चे हैं, आप लोग भी बचपन से सुनते आ रहे होंगे, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। और जब पेरेंट्स कभी कभी गुस्सा हो जाते तो बोलते हैं कि तुम सिर्फ ठेला लगाना या सब्जी बेचना है, या और थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं तो बर्तन भी कभी कभी मंजवा दिए जाते हैं, तुम बर्तन मांजोगे या घास छीलोगे। इस तरीके के टर्म्स हम सब ने सुने, आपने भी सुने, मैंने भी सुने बचपन में। क्यों? वो इसलिए बोलते हैं सो दैट वी बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, बिकम अ गुड ह्यूमन रिसोर्स। समझ में आया? क्योंकि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे अच्छे से तो हम किसकी ग्रोथ में पार्ट लेंगे? हम अपने सोसाइटी की ग्रोथ में पार्ट लेंगे। और अगर हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी तो हमारा स्टेट ग्रो करेगा, और अगर हमारा स्टेट ग्रो करेगा तो हमारी कंट्री ग्रो करेगी। समझ में आया? इसीलिए क्या जरूरत है दोस्तों? एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने देखा होगा हायर एजुकेशन अथॉरिटीज बनी हुई है, यूजीसी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रमोट करती है कि जो एक एडुकेटेड इंडिविजुअल होता है वो किसी भी कंट्री के लिए क्या होता है? एसेट होता है। यहां से एक और टर्म निकल कर आ रहा है, अ गुड ह्यूमन रिसोर्स इज ऑलवेज एन एसेट फॉर अ कंट्री और फॉर हिज और हर कंट्री। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि डेवलपमेंट जो है वो किसी एक चीज में नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप जितना इस चीज के अंदर डीप जाते जाएंगे आपको उतनी सारी चीजें क्या होती जाएंगी? सुनने को मिलती जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है एडुकेशन का मतलब। देखिए, एडुकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस उसकी ये होती है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, लिटरेसी नहीं है, तो आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है ये आप जान ही नहीं पाएंगे ना। जिसको कि आजकल की लैंग्वेज में बोला जाता है इनोवेशन एंड डिस्कवरी। दैट इज, इफ यू आर नॉट एजुकेटेड यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। समझ में आया? अब जरूरी नहीं है कि आप मशीन ही बनाए या कुछ आप और बनाए। यू नीड टू बी अ क्रिएटर, यू नीड टू बी एन इनोवेटर। और वही चीज है जो कि क्या कराती है? रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कराती है। ठीक है भाई, हमें नेचर की तरफ से गिफ्ट तो मिला है, लेकिन उस गिफ्ट को यूटिलाइज कैसे करना है इसकी भी तो क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। और जब स्किल के साथ में क्या जुड़ जाती है? नॉलेज जुड़ जाती है। इफ नॉलेज एंड स्किल कंबाइंस टुगेदर, तो वहां क्या होता है? वहां डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होता है। इसलिए क्या होता है? एजुकेशन की क्या है? बहुत ज्यादा अहमियत है और हमेशा से रहेगी। इसको हम ऐसा बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एजुकेशन इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट है और आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात वो निकल कर आ रही है, वो ये निकल कर आ रही है कि नॉलेज प्लस स्किल, के प्लस एस ये किसके बराबर होता है? ये प्रॉस्पेरिटी के बराबर होता है। और यही हमारी क्या है दोस्तों? डिजायर्ड सिचुएशन है। के प्लस एस इक्वल्स टू व्हाट? प्रॉस्पेरिटी। इसी चीज के लिए हम क्या लोग, इसी चीज के लिए हम लाइफ टाइम लगे रहते हैं। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज के ऊपर हमने तो डिस्कशन काफी हद तक कर लिया है। ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटीज तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डिस्कशन कर लिया पब्लिक फैसिलिटीज के ऊपर। चलिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी आजकल के डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है। हालांकि ये दिया तो नहीं है बट स्टिल हम डिस्कस करेंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब होता है कि अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी डेवलपमेंट व्हाट एल्स वी कैन फेच आउट फॉर आवरसेल्फ, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हम सब लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, कराते कि नहीं कराते हैं? अब ये एक अलग बात होती है, कोई इंडाउमेंट कराता है, कोई टर्म इंश्योरेंस कराता है, कोई कुछ कराता है। हम सब लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का भी हमारा क्या रहता है? इंश्योरेंस रहता है कि नहीं रहता है? क्यों? ताकि जिससे कल को कोई तकलीफ हो तो हमें कोई मॉनेटरी नुकसान ना हो।
समझ में आया? तो हम जिस जगह पर थे उसी जगह पर हैं। देखिए आदमी की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, आदमी चला गया तो वो तो कोई भरपाई नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट उसके बाद में उसके फैमिली मेंबर्स को नहीं सफ़र करना पड़े, इसीलिए क्या निकाली गई है ये सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स निकाली गई है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये सब लेते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कार्गो इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, ये सब किसका पार्ट है? सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है। और अगर आपको वीक सेक्टर्स के बारे में बात करनी है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि आप आगे चल के अभी सिविक्स के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे। मनरेगा भी क्या एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, ये सारी जो पुरानी पुरानी चीज़ें जो चली थी। अभी आजकल क्या चल रहा है, अभी आप लोगों ने देखा होगा पहल योजना चल रही है, अमृत योजना चल रही है, ठीक है ना, अटल मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन ट्रांसमिशन उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये मैं एनटीएससी वाले बच्चों के लिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अमृत, अटल मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चल रही है हमारी, पहली योजना चल रही है, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। क्यों? ताकि जिससे लोगों का क्या हो पाए, ग्रोथ हो पाए, वेलफेयर हो पाए। और सारी ये चीज़ किसके लिए? वेलफेयर के लिए। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? ये सारी दोस्तों आपकी क्या रहती हैं? क्वालिटेटिव फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वालिटेटिव फैक्टर में एक और चीज़ हम इंक्लूड कर देते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। आपका एक और टर्म दिया हुआ है क्वालिटेटिव फैक्टर में, बॉडी मास इंडेक्स दिया हुआ है, लेकिन इसको हम अलग तरीके से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। इसको हम देखते हैं क्या? लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। अंडर नरिश्ड, ओवर नरिश्ड। ओवर नरिश्ड को क्या बोला जाता है? ओबेसिटी बोला जाता है। बोलते हैं ना अत्यधिक मोटापा जो होता है उसको क्या बोला जाता है? ओबेसिटी। और अंडर नरिश्ड को क्या बोला जाता है? जिसका शरीर देख के लगता है अरे ये तो बहुत कमज़ोर दिख रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है? कमज़ोर होता है, या उनका फूड इनटेक क्या होता है? वो क्या होता है? कमज़ोर होता है। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? आप लोगों ने साइंस में एक टर्म पढ़ा होगा, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है हम सब जानते हैं, जिसमें हमें प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, विटामिन मिनरल, सबकी एक एक प्रोपोर्शन होता है। तो वो ये चीज़ें इस तरीके के बच्चों को नहीं मिल पाती है। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसलिए क्या हो जाते हैं? वो अंडर नरिश्ड हो जाते हैं। तो अंडर नरिश्ड का भी हम उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो अंडर नरिश्ड को नरिश्ड में तब्दील करने के लिए भी क्या करती है? गवर्नमेंट एफर्ट्स लेती है। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? ये प्रोसेस है। तो इसी में से आपका एक टर्म निकल कर आता है क्या? बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई बोला जाता है, जिसको ये एक तरीके का आपका क्या होता है? न्यूट्रिशन के लेवल को बताता है, आपकी हेल्थ के बारे में बताता है, जिसके थ्रू आप क्या होते हो? क्वालिफाई करते हो। इन दो चीज में आप क्या किए जाते हो? कैटेगराइज किए जाते हो, अंडर नरिश्ड और ओवर नरिश्ड। ये क्या कहलाता है? बीएमआई। बीएमआई आपका कहलाता है क्या? रेशियो ऑफ हाइट, रेशियो ऑफ हाइट दैट ऑफ रेशियो ऑफ वेट। सिंपल सा फॉर्मूला के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसके बारे में बात कर रहे हैं बीएमआई क्या कहलाता है। यानी हाइट और वेट के बीच की जो रेशियो कहलाती है वो आपका क्या कहलाता है? बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है, जो कि आपको किस में कैटेगराइज करता है? अंडर नरिश्ड और ओवर नरिश्ड में कैटेगराइज करता है। समझ में आया? तो इसके थ्रू क्या होता है? इसके थ्रू पहचान होती है कि हमारे यहाँ पे कितने लोग अभी भी तकलीफ में जी रहे हैं। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? ये प्रोसेस है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, the thing which we need to understand more over here is that is development as a whole is summation of all such factors which we have developed, which we have studied. We cannot ignore anything, because if we ignore anything it would be very wrong. That if we have ignored health sector, or if we ignore public infrastructure, or if we ignore education, that will be fairly wrong, because that will what? It will neutralize our scope of study.
If we ignore all such things, that will neutralize our scope of study, that will narrow our concept. So we need to study each and everything in what? In detail. ठीक है ना? इसीलिए हमने सारी चीज़ों को क्या पढ़ा है? डिटेल में पढ़ा है। हर एक चीज़ के ऊपर हमने क्या किया हुआ है? डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ, डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे और चीज़ों को बढ़ाते हैं, और इस चैप्टर का जो आपका लास्ट टॉपिक रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको इसके होमवर्क के लिए। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ दोस्तों। अब आपका आता है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कि क्या बोला जाता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोला जाता है, जिसको कि एजेंडा 21 भी बोला जाता है, रियो समिट वगैरह वगैरह, वो सब हम डिस्कस करेंगे और मैं बहुतों के साथ मैंने डिस्कस किया भी है। चलिए अभी हम समझ लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जो अभी हमारा डिस्कशन का परव्यू है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा क्या होता है एक्चुअली? चलिए पहले तो ये जानना है कि इसका ओरिजिन कब हुआ, ये सबसे पहले कब यूज़ किया गया। ये सबसे पहले यूज़ किया गया 1987 में, और किस जगह पर यूज़ किया गया? प्लेस क्या थी उसकी? यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, यूनाइटेड नेशन से याद आया मुझे, यूनाइटेड नेशन बना कब था? फॉर्मेशन कब हुआ था? अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी। ये सब चीज़ पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इनको रब कर दे रहा हूँ। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा, नॉलेज प्लस स्किल इक्वल्स टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, चलिए इसको भी मैं रब कर दे रहा हूँ, पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को। चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अब हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट भी हमने पढ़ लिया है। डेवलपमेंट इज व्हाट? एनहांसमेंट एज अ होल। ठीक है, एनहांसमेंट एज अ होल, इतनी सी बात याद रखेंगे। एनहांसमेंट एज अ होल इज कॉल्ड एज व्हाट? डेवलपमेंट। सस्टेनेबल विच कैन सर्वाइव फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दिस इज, तो अगर हम इसको डिफाइन कर दें एस प्लस डी, एस प्लस डी इज इक्वल्स टू एस डी, जो किसके बराबर होता है? स्ट्रैटेजी which is concerned with usage of a resource in a manner so that they can survive for a period of time and we can witness development as a whole without disturbing resources and satisfying the needs of present and future generation। ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट आपको डिटेल में समझा रहे हैं इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए मैं इस एरिया को मैं मिटा देता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो आप सिंपल से समझ सकते हैं कि इसमें 3 क्राइटेरिया ध्यान में दिए जाते हैं। इतनी पूरी डेफिनेशन को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। पहला तो क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। पहला। दूसरा, विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। और लास्ट इसका पार्ट रहता है सो दैट नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन सेटिस्फाइड। ये आपका क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, जिसको हमने क्या कर लिया, एकदम बिल्कुल डिटेल में कर लिया है। ये प्रोसेस है, ये आजकल का है दोस्तों, एक मॉडर्न टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आजकल हर कोई अपना रहा है। और अगर हम इसके साथ में नहीं चल पा रहे हैं तो फिर क्या है, हमारे फ्यूचर के लिए क्या है, बहुत प्रॉब्लम है और हमारा फ्यूचर किस में ब्लीक हो रहा है। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को आप क्या रखिएगा, अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सारी टर्म्स हमने इस चैप्टर की बहुत डिटेल में डिस्कशन करी है और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये चैप्टर हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसके देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग ट्राई करिएगा, जो कि इसी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस नोट डाउन कर देता हूँ जल्दी से। कुछ एक वीडियो बनेंगे, कुछ एक वीडियोस में आप लोगों के लिए मैं भेजूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि आंसर्स को फ्रेम कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों के लेवल पे आंसर की फ्रेमिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली हमारा तरीका क्या होता है लिखने का, हमारा तरीका ये होता है कि हमें लगता है कि यार 1-2 लाइन हमारे दिमाग में आ गई तो हम पूरा आंसर लिख लेंगे, ऐसा होता है। बट लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हर बार क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। कभी कभी एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि आप 2 लाइन लिखने के बाद आप क्या हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या क्या करना है। और अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो पैराग्राफ में बहुत लिखते हैं। पैराग्राफ में देखिए, पैराग्राफ में होता क्या है कि आपके मार्क्स डिडक्शन की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो प्लीज़ पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करें। आंसर्स को हमेशा साइड हेडिंग में लिखें या पॉइंट्स में लिखें। क्यों? क्योंकि आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपका क्या रहता है, सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। प्रेजेंटेशन अच्छा होने के बाद में जब कोई देखता है तो उसको ये लगता है कि हाँ, आप किसी चीज़ को क्या करना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। और दूसरा वो क्या करता है, आपका जो एक प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन को बहुत क्या बनाता है, कैची बनाता है, दैट इज अटेंशन सीकिंग बनाता है, अटेंशन सीकर हो जाता है आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ? तो इसलिए आंसर्स को कभी भी पैराग्राफ में ना लिखें और कोशिश करें कि किसी भी चीज के 4 से 5 पॉइंट तो मतलब ऑन योर टिप्स होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल ऑन टिप होना चाहिए, कि आपसे कोई पूछे और आप क्या हो जाए, बताना चालू हो जाए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं आज के लिए, आप लोग उसको ट्राई करिएगा होमवर्क के तौर पे, फिर हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, increase in population increases the problem of government. Explain the statement. Development is paramount of all sectors. How? Explain. और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको किसमें फ्रेम करने हैं, 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम करना है और वर्ड लिमिट आपको रखनी है 100 to 120 वर्ड्स, ताकि जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो और इन्हेंस हो।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका दोस्तों, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ensures longevity. Analyze this statement. Analyze this statement. और इसको मैं रब कर दे रहा हूं। Public infrastructure or public facility plays a very crucial role in sectoral development or in sectoral growth. How? Public infrastructure or public facilities plays a very crucial role in sectoral growth. How? Last, एक चीज और इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब बता दिए, क्वेश्चंस हैं आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और development is dependent on factors such as education. Why education is considered as an integral part? ठीक है, ये दोस्तों 5 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, जो कि आपको क्या करना है, फ्रेम करना है। वर्ड लिमिट दोस्तों कितनी है इसकी, ये वर्ड लिमिट है इसकी 100 to 120 वर्ड्स। 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दिए हैं। ये जो पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया है, उस चैप्टर की जो पूरा सब कुछ है वो इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है, अंदर है। ठीक है ना, समराइज फॉर्म आपको करना है इस हिसाब से, और अच्छे से आप क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसका। और जिस किसी को जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, विल लुक इनटू दैट एंड विल लुक हाउ दैट कैन बी डन विथ। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं इनको लेकर। और एक वीडियो जो आपके सामने आने वाला है अभी कुछ दिनों में, वो आंसर फॉर्मेशन को लेकर भी मैं क्या करूंगा, आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले आप लोग इनको सॉल्व करके दिखाइए, तब एग्जैक्टली समझ में आएगा कि किस तरीके की प्रोसेस है। ठीक है, चलिए इनको सॉल्व करिएगा। जो भी लेक्चर हुआ है उसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम उसमें रहती है तो प्लीज़, या कोई टर्म आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, चलिए जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर हम किसी और टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।